चलिए अब शुरू करने जा रहे हैं मोशन ऑफ फ्लूइड या फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ेंगे। फ्लूइड डायनेमिक्स, ठीक है। हाइड्रोडायनेमिक्स भी इसको कहते हैं। इससे पहले जो पढ़ रहे थे वो डील कर रहे थे फ्लूइड एट रेस्ट को, तो उसको कहते हैं हाइड्रोस्टैटिक्स। तो इसको फ्लूइड डायनेमिक्स या फ्लूइड या हाइड्रोडायनेमिक्स कहेंगे। और देखिए इसमें हम लोग का फ्लूइड जो होगा मोशन में होगा, है ना। फ्लूइड विल बी इन मोशन, ठीक है भाई। इसमें जो फ्लूइड होगा वो कैसा होगा बोलो? फ्लूइड इन मोशन। तो देखना फ्लूइड इन मोशन की बात करें तो उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है उसको समझिएगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लूइड मोशन। टाइप्स ऑफ फ्लूइड मोशन, फ्लूइड के मोशन का अलग अलग टाइप होता है, वो पढ़ेंगे। तो पहला स्ट्रीमलाइन फ्लो। स्ट्रीमलाइन फ्लो क्या होता है? स्ट्रीमलाइन फ्लो में समझिएगा। इन स्ट्रीमलाइन फ्लो एक फिक्स्ड पाथ होता है, उसमें हर मॉलिक्यूल अपने आगे वाले मॉलिक्यूल के पाथ को रेप्लिकेट करता है। मतलब एकदम दोनों एक दूसरे को फॉलो कर, मतलब पीछे वाला आगे वाले को फॉलो कर, एग्जैक्टली सेम। सो every molecule has the same path as its preceding molecule, and at one point every molecule will have same velocity. जैसे हम ये पाथ ले ले तो इस पॉइंट पे जितने मॉलिक्यूल्स आएंगे उन सारे मॉलिक्यूल्स का सेम वेलोसिटी होगी, ठीक है भाई। ध्यान से सुनना, ये मॉलिक्यूल ए है, ये मॉलिक्यूल बी है, तो B जो है एग्जैक्टली A को क्या करेगा? फॉलो करेगा। और ये मॉलिक्यूल का नेमिंग हमने किया है, यहां पे पॉइंट P, ये पॉइंट P इस पाथ पे, A उस मॉलिक्यूल का नाम, समझ रहे हो? मतलब रास्ता है, रास्ता को कोई एक लोकेशन होगा, अच्छा वो टर्निंग, तो वो लैंडमार्क है मान लो P, और A उसको जो क्रॉस करेगा, तो अगर उसका वेलोसिटी इस डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड है, तो B जब क्रॉस करेगा उसी पॉइंट को, तो B का भी वेलोसिटी उस पॉइंट पे 10 मीटर पर सेकेंड ही होगा। मतलब इस लाइन पे, इस पाथ पे एक गिवन पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स, जैसे मान लो इस पॉइंट पे वेलोसिटी फिक्स है कुछ भी 12 मीटर पर सेकेंड और इसी डायरेक्शन में, तो इस पॉइंट पे जो भी पार्टिकल्स क्रॉस करेगा every particle will have same velocity, ठीक है। हाँ, पार्टिकल का इंडिविजुअल वेलोसिटी बदलेगा, हाँ बदलेगा। जैसे पार्टिकल ए जब यहां पे था तो उसका वेलोसिटी कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड, और वही पार्टिकल ए यहां पे आएगा तो उसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 12 मीटर पर सेकेंड। मतलब पार्टिकल का वेलोसिटी टाइम के साथ तो बदल रहा है, लेकिन जो डिफरेंट पार्टिकल्स आ रहे हैं इस पॉइंट पे, उनका वेलोसिटी सबका अलग अलग समय पे होगा सेम, ठीक है। ऐसे फ्लो को हम लोग स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं, है ना। तो ये कहेंगे कि एवरी पार्टिकल फॉलोज इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल, इट्स प्रीसीडिंग पार्टिकल and has same velocity and has same velocity at a given point, at a given point, एक given point पे same velocity हो। अच्छा, इसी से एसोसिएटेड एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं स्ट्रीम लाइन। स्ट्रीम लाइन, ये स्ट्रीम लाइन क्या है? तो ये स्ट्रीम लाइन है द पाथ फॉलोड बाय द पार्टिकल्स। ये जो इतनी देर से पाथ बोल रहे थे,
उस पाथ का ही नाम है क्या? स्ट्रीमलाइन। अब इस स्ट्रीमलाइन के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं उसको हम लोग लिस्ट आउट करने जा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट हेडिंग आप दे देंगे प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन। तो प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन में कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं देखें। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि अगर एक स्ट्रीमलाइन लें और उसके किसी पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करें तो टैंजेंट टू द स्ट्रीमलाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल्स एट दैट पॉइंट, है ना। पहला पॉइंट लिख लीजिए, द टैंजेंट ड्रॉन टू अ स्ट्रीमलाइन at any point indicates the velocity of the particle at that point, है ना। इस पे अगर tangent ड्रॉ करते हैं तो वो tangent क्या दिखाता है? tangent shows the direction of velocity, direction of velocity। बहुत ही शॉर्ट में मैंने लिख दिया। सेकंड पॉइंट जो है कहता है कि टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर इंटरसेक्ट। पहले प्रॉपर्टी के बाद दूसरा प्रॉपर्टी जो है ऑब्वियस हो जाता है, क्योंकि स्ट्रीमलाइन पे जो टैंजेंट ड्रॉ करते हैं वो पार्टिकल के फ्लो का डायरेक्शन बताता है, पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन बताता है। तो अगर एक ही पॉइंट पे दो स्ट्रीमलाइन इंटरसेक्ट करेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल आएगा वो बेचारा कंफ्यूज होगा कि भाई साहब अब हमको इधर जाना है कि इधर जाना है, होगा ना। वो दोनों जगह जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, एंड हेंस टू स्ट्रीमलाइंस कैन नेवर intersect। Two streamlines can never intersect। दो स्ट्रीमलाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। थर्ड है, अगर स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड हो जाए, स्ट्रीमलाइंस क्या हो? क्राउडेड हो जाए। अगर स्ट्रीमलाइंस क्राउडेड हो जाएं तो उस क्राउडेड एरिया में वेलोसिटी जो है अधिक होगा इन कंपैरिजन विथ जहां पे स्ट्रीमलाइंस दूर दूर है। तो अगर यहां पे वेलोसिटी को v1 ले ले, यहां वेलोसिटी को v2 ले ले तो v2 इज ग्रेटर देन v1। ये थर्ड पॉइंट हो गया प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रीमलाइन के अंदर। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ स्ट्रीमलाइन पे आ जाते हैं। इसके अलावा एक प्रॉपर्टी ये है कि परपेंडिकुलर टू स्ट्रीमलाइन अगर हम क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो उस पॉइंट पे या इस क्रॉस सेक्शन पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके वेलोसिटीज जो हैं वो सेम होंगे। मतलब इस पे सारे स्ट्रीमलाइंस का जो पॉइंट इंटरसेक्ट करेगा इस प्लेन पे उस पे सारे स्ट्रीमलाइंस का वेलोसिटी क्या होगा बोलो? इक्वल होगा, है ना। वही हमने दिखाया है। इस ट्यूब पे पूरा v1 है, उस पे v2 है। अब एक टर्म आता है उसको बोलते हैं ट्यूब ऑफ फ्लो। ट्यूब ऑफ फ्लो ये क्या है? ट्यूब ऑफ फ्लो एक्चुअली में बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस, स्ट्रीमलाइंस का बंडल। बहुत सारा स्ट्रीमलाइंस जब एक साथ होता है और उस बंडल ऑफ स्ट्रीमलाइंस में इस तरह से हम क्रॉस सेक्शनल एरिया ले, ये जो हमने बताया अभी प्रॉपर्टी कि इसके परपेंडिकुलर में हर पॉइंट का वेलोसिटी क्या रहे? सेम रहे। इस परपेंडिकुलर वाले प्लेन पे हर पॉइंट पे वेलोसिटी क्या रहे? सेम रहे। इसको हम लोग ट्यूब ऑफ फ्लो कहते हैं। तो ये जो चीज हमने बनाए यहाँ पे ये एक्चुअली में एक क्या बोलो? ट्यूब ऑफ फ्लो है। ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा स्ट्रीमलाइन फ्लो। जल्दी से कॉपी करिए फिर नेक्स्ट टॉपिक पे आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मोस्टली जो हम लोग पढ़ रहे होंगे इस चैप्टर में वो स्ट्रीमलाइन फ्लो ही लेंगे। हम लोग आइडियल फ्लो लेते हैं और वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है।
सेकेंड एक और पिक्चराइजेशन होता है लैमिनर फ्लो। इसमें जो हम लोग पिक्चराइजेशन करते हैं वो प्लेट लाइक फ्लो होता है, प्लेट लाइक फ्लो। और लैमिनर फ्लो जो है उसके अंदर स्ट्रीमलाइन हो सकता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये जो है शीट टाइप से फ्लो करता है, लैमिना टाइप से फ्लो करता है। लैमिना जो होता है वो 2D, कोई भी शेप को 2D को शेप को लैमिना कहते हैं। तो जब प्लेट लाइक वो मूव करना शुरू करता है तो हम लोग उसको लैमिनर फ्लो कहते हैं। इस लैमिनर फ्लो के अंदर भी स्ट्रीमलाइंस हो सकते हैं। और थर्ड फ्लो जो है वो तब आता है जब लैमिनर फ्लो या स्ट्रीमलाइन फ्लो नहीं रह जाता, ठीक है। जो फ्लो लैमिनर था या जो फ्लो स्ट्रीमलाइन था वो नहीं रह गया स्ट्रीमलाइन, बहुत हाई स्पीड पे वो टर्ब्यूलेंट फ्लो बन जाता है, टर्ब्यूलेंट फ्लो। इसमें कोई पैटर्न नहीं होता है ना, कोई पैटर्न नहीं होता। सारे स्ट्रीमलाइंस जो है वो आपस में इस तरह से मिक्स कर चुके होंगे कि वो एकदम इर्रेगुलर फ्लो बन जाएगा, इर्रेगुलर फ्लो। इर्रेगुलर फ्लो ऑफ द पार्टिकल्स इज कॉल्ड टर्बुलेंट फ्लो। ये तब होता है ना जब फ्लो स्पीड जो है क्रिटिकल स्पीड से अधिक हो जाए। अब ये क्रिटिकल स्पीड क्या है, कैसे आता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, है ना। अभी बस टर्बुलेंट फ्लो को मेंशन किया मैंने। क्यों मेंशन किया भाई? क्योंकि टाइप्स ऑफ फ्लो पढ़ रहे थे, उसमें टर्बुलेंट फ्लो पढ़ लिया। लेकिन हम लोग को पढ़ना क्या, कौन सा फ्लो है? स्ट्रीमलाइन फ्लो, है ना। तो हम लोग आइडियल फ्लो पढ़ेंगे। तो चलिए आइडियल फ्लो में, आइडियल फ्लूइड के अंदर जब मोशन हम देखेंगे तो आइडियल फ्लूइड की कुछ प्रॉपर्टीज लेंगे कि इसका डेंसिटी चेंज नहीं होगा, डेंसिटी कांस्टेंट रहेगा। कुछ भी आप प्रेशर लगा दें, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये आइडियल फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, पहला डेंसिटी उसका कांस्टेंट है, कितना भी प्रेशर लगा दे डेंसिटी चेंज होने वाला नहीं है। और सेकंड है कि उसका, ये डेंसिटी की तो बात हमने कर ली, उसके अलावा उसमें विस्कस फोर्स नहीं, विस्कोसिटी नहीं, है ना। नो विस्कोसिटी इज देयर विद इन द टू लेयर्स ऑफ द लिक्विड। विस्कोसिटी क्या होता है? लिक्विड फ्रिक्शन होता है। दो लेयर्स ऑफ लिक्विड भी आपस में क्या करते हैं? फ्रिक्शन लगाते हैं। तो दो लेयर्स ऑफ लिक्विड जो आपस में फ्रिक्शन लगाते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स बोलते हैं। और वो विस्कस फोर्स वी आर अज्यूमिंग कि हमारा जो आइडियल फ्लूइड है उसमें नहीं है। अब देखो होता क्या है कि ऐसा आइडियल लिक्विड नाम का कोई लिक्विड मिलता तो है नहीं, है ना। बाजार में जाओ बोले भाई ऐसा आइडियल लिक्विड दीजिए, कौन देगा? कोई नहीं देगा। क्यों? आइडियल लिक्विड होता ही नहीं। लेकिन हम लोग पढ़ते हैं आइडियल को, है ना। आइडियल गैस पढ़े, लेकिन आइडियल गैस नाम का कोई गैस होता है क्या? जाके बाजार में खरीद के ला सकते हो आइडियल गैस? नहीं ला सकते। लेकिन गैस का बिहेवियर उसके जैसा होगा अंडर सर्टेन कंडीशंस, ठीक है। इसीलिए उसको पढ़ते हैं और उसको पढ़ना आसान भी होता है। प्रैक्टिकल जो रियल लाइफ की चीजें हैं उसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल काम होता है, इसलिए सब में आइडियल पढ़ते हैं ना। फ्रिक्शन के बिना प्लैंक पे न्यूमेरिकल करते हैं, फ्रिक्शन के बिना कोई प्लैंक होता है क्या? नहीं होता। लेकिन हाँ, उसको ऑलमोस्ट फ्रिक्शनलेस बनाया जा सकता है, ठीक है भाई। चलिए तो अब हम लोग शुरू करते हैं आइडियल फ्लूइड के फ्लो को। और उसके अंदर पहला पॉइंट जो ले रहे हैं उसका नाम है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या है समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसको डिराइव करेंगे इसके एक्सप्रेशन को, और इसके बारे में कुछ और बेसिक जानकारी भी प्राप्त करेंगे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या है। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी ये कहता है, ध्यान से सुनना, कि मान लो कि एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का एक ट्यूब है, एक ट्यूब है कि कैसा क्रॉस सेक्शन का? वेरिएबल क्रॉस सेक्शन का। तो किसी भी दो क्रॉस सेक्शन को ले लो, ठीक। तो वहां पे
जो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, क्रॉस सेक्शनल एरिया और फ्लूइड का जो वेलोसिटी है, और यहां जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये मान लो A1, ये V1, यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया A2, वेलोसिटी V2। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी A1 V1 इक्वल टू A2 V2। इसका मतलब ये है कि एरिया बढ़ेगा, वेलोसिटी घटेगा, एरिया घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगा। पाइप से जब पानी दे रहे होते ना प्लांट्स में या कहीं, तो आप देखते हैं कि उस पाइप को है ना हम लोग दबाते हैं थोड़ा सा। अगर आप नहीं दबाएंगे तो पानी थोड़ा आगे जाके गिरता है, जब उसको दबा देते हैं तो अब बहुत दूर आगे जाके गिरता है। तो वहां पे क्या काम कर रहा होता है भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी काम कर रहा है। कैसे, आपने जब दबाया तो क्रॉस सेक्शनल एरिया डिक्रीज हो गया, पाइप को जब आगे से दबाए, यहां उंगली रख दी आधे पोर्शन में, तो आधे पोर्शन से आ रहा है, तो जितने से फ्लो हो रहा है वो एरिया कम हो गया। तो एरिया कम होता है तो वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ता है इसलिए दूर तक आगे जाता है। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। तो इसको प्रूफ करते हैं, देखिएगा ध्यान से। यही हम लोग ले लेते हैं। मान लो इसी डायग्राम के अंदर समझा रहे हैं कि ये कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करता है, कितना, V1 डेल्टा टी, बहुत छोटा सा डिस्टेंस ले रहे हैं, और ये है V2 डेल्टा टी। एक मिनट, आ रहा है ना, नहीं आ रहा, देखा भाई। तो मान लो ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है V1 डेल्टा टी, और ये डिस्टेंस ट्रैवल कर गया आगे उसी डेल्टा टी टाइम में, कितना, V2 डेल्टा टी। आया समझ? अरे V1 स्पीड से जा रहा है डेल्टा टी टाइम में, V1 डेल्टा टी डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, है ना। तो ये हो गया। अब उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एट क्रॉस सेक्शन 1 कितना हो, एरिया ए है, या एरिया A1 E1 इंटू डिस्टेंस V1 डेल्टा टी। समझ रहे हो, वो एक सिलेंडर जैसा है कि नहीं। अब सिलेंडर है तो क्रॉस सेक्शनल एरिया अगर मालूम है A1 और इसका लेंथ मालूम है V1 डेल्टा टी, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, ये तो वॉल्यूम होता है। अच्छा, तो मास ऑफ लिक्विड क्या है, मास ऑफ लिक्विड ये होगा ρ1, मान लो वहां पे डेंसिटी ρ1 है, तो ρ1 A1 V1 डेल्टा टी, ये एट क्रॉस सेक्शन 1 है, दिस इज फॉर क्रॉस सेक्शन 1। अब सेकेंड लिखिए, फॉर क्रॉस सेक्शन 2 वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड क्या है भाई, जो कि पास कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन 2 इन टाइम डेल्टा टी, इक्वल टू क्या होगा भाई, A2 V2 डेल्टा टी। तो फिर मास ऑफ लिक्विड क्या हो जाएगा, मास ऑफ लिक्विड विल बी इक्वल टू ρ2 A2 V2 डेल्टा टी। अब सोचो इतने पोर्शन के बारे में थोड़ा सा सोचो, बस इतने पोर्शन ऑफ ट्यूब के बारे में, या इतने पोर्शन ऑफ क्या है, पाइप के बारे में। ये बता रहा है कितना लिक्विड एंटर किया, और ये बता रहा है कितना लिक्विड बाहर निकला। इतने पोर्शन से एंटर इधर से कर रहा है, बाहर निकल रहा है इधर से। तो आप सोचना, क्या पाइप में जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड बाहर निकलना चाहिए? यस, पाइप में जितना लिक्विड एंटर कर रहा है उतना ही लिक्विड बाहर आना चाहिए। अच्छा, नहीं होगा तो क्या होगा, मान लो एंटर अधिक कर रहा है और बाहर कम निकल रहा है, तो क्या होगा, ट्यूब ब्लास्ट हो जाएगा, जो आपका पाइप है वो फट जाएगा कि नहीं फट जाएगा, आता जाएगा बाहर कम निकल रहा है तो फट जाएगा फाइनली।
अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कम आए और जाए ज्यादा, ऐसा हो सकता है? अरे कहां से आ रहा है भाई, बाहर निकल कैसे रहा है? तो इसलिए जितना आ रहा है उतना जाना चाहिए। मतलब वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड एंटरिंग, एंटरिंग ये एंटरिंग है क्रॉस सेक्शन में, ठीक है, और ये वॉल्यूम ऑफ लिक्विड एग्जिटिंग, एग्जिटिंग बाहर निकल। तो ये मास की बात कर ली, तो दोनों मास इक्वल होना चाहिए। मतलब ρ1 A1 V1 इक्वल टू ρ2 A2 V2, डेल्टा टी तो कैंसिल हो जाएगा ना। ये उस लिक्विड के लिए है जो इनकॉम्प्रेसिबल नहीं है, मतलब जो कंप्रेस किया जा सकता है और जिसका डेंसिटी वेरी कर जाता है। लेकिन हम लोग तो ऐसे लिक्विड को नहीं पढ़ते, हम लोग तो ऐसे लिक्विड को पढ़ रहे हैं जिसका डेंसिटी क्या बोलो, कांस्टेंट। तो ρ1 इक्वल टू अगर ρ2 होगा तो A1 V1 क्या होगा, A2 V2 आगे। और इसी को कहते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। वो ऊपर लिखा हुआ बेटा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए प्लीज करते। चलिए अब आगे बढ़ेंगे, है ना। अब जो हम लोग करने जा रहे हैं ना, सबसे खतरनाक चीज, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर, और उसका जो एप्लीकेशंस होता है ना, उसी से क्वेश्चंस आता है, ठीक है, और बर्नौलीज के प्रूफ से भी क्वेश्चन आता है। तो अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं उसका नाम है बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौलीज, है ना, स्पेलिंग देख लेना, थ्योरम, ठीक है। क्या कहता है बर्नौलीज थ्योरम? बर्नौलीज थ्योरम कहता है टोटल एनर्जी ऑफ लिक्विड इन इट्स फ्लो, या ऑफ फ्लूइड लिखिए, ज्यादा बेटर वर्ड, फ्लूइड इन इट्स फ्लो रिमेन्स कांस्टेंट। है ये क्या है? ये तो हमको पता ही था, कोई भी चीज मोशन में है तो उसका टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहेगा। हाँ, तो बर्नौलीज थ्योरम ये कहता है, ठीक है। टोटल एनर्जी हम लोग यहाँ पे, क्योंकि मास कंटिन्यूअसली आगे बढ़ता रहता है, तो यहाँ पे निकालते हैं टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। क्या निकालते हैं? टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम निकालते हैं, ठीक है। वो टोटल एनर्जी कांस्टेंट है। अब कितने तरह का एनर्जी इसमें है उसको देखेंगे। पहले इस टोटल एनर्जी में कौन कौन सा रहता है वो लिख ही लो यहीं पर। प्रेशर एनर्जी, स्टेटमेंट आपको बुक से लिख लेना चाहिए, है ना, थोड़ा जगह छोड़ दीजिएगा प्रूफ से पहले, और बुक से एग्जैक्ट स्टेटमेंट लिखिएगा, वही एग्जाम में लिखिएगा। प्रेशर एनर्जी, ये टोटल एनर्जी में कौन कौन सा एनर्जी होता है देखिए। प्रेशर एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, जीपी लिख दीजिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी। ये क्योंकि नया है प्रेशर एनर्जी, इसलिए उसका फुल फॉर्म लिखे, बाकी दोनों पता है आपको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अब देखिए उसका प्रूविंग कैसे करेंगे, समझिएगा ध्यान से। बहुत ही आसान स्टेप्स में हम कोशिश करेंगे कि आपको प्रूविंग करा सकें, क्योंकि ये प्रूविंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट तय है कि पूछा जाएगा। देखिए मान लीजिए एक लेवल ले लेते हैं, उससे उससे ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन ड्रॉ किया जाए, उससे h1 हाइट पे ये क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं, और h2 हाइट पे
ये क्रॉस सेक्शन। अब देखिए हमको मालूम है कि इस क्रॉस सेक्शन से वाटर एंटर करेगा और इस क्रॉस सेक्शन से बाहर निकलेगा। इस क्रॉस सेक्शन से जब एंटर कर रहा है तो जितना एंटर कर रहा होगा उतना ही बाहर निकल रहा होगा, ये बात तो हमको पता है ना। ये होगा यहाँ पे अगर वेलोसिटी v1 है तो ये होगा v1 डेल्टा टी होगा ना, और ये होगा v2 डेल्टा टी। और एरिया आपको मालूम है कि a1 v1 इक्वल टू a2 v2। इसका मतलब है a1 v1 डेल्टा टी इक्वल्स टू a2 v2 डेल्टा टी, होगा कि नहीं? यहीं से तो डेराइव किए थे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इसको ना हम लोग कैपिटल वी मान लेते हैं, जहां कैपिटल वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज एंटरिंग और वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज एग्जिटिंग। हाँ भाई, तो कैपिटल भी हमने क्या लिया? वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज एंटरिंग एंड द वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड विच इज एग्जिटिंग, दोनों इक्वल भी है ना? इसको जरूरी है ऐसे ही लेना। अब देखना भाई, ये वॉल्यूम और ये वॉल्यूम बराबर है, ये बात तो आपको पता है, हमको भी पता है, और ये भी मालूम है कि ये मास और ये मास भी इक्वल होगा आइडियल फ्लूइड के लिए। और ये मास होगा कितना भाई? जितना एंटर कर रहा है उतना एग्जिट कर रहा है। ये मास जो होगा रो इनटू वॉल्यूम होगा कि नहीं? रो क्या है? डेंसिटी, वी क्या है? वॉल्यूम। तो ये मास हो गया, ठीक है। अब क्या करना है समझिएगा। मान लीजिए इधर से कोई फोर्स लग रहा है और इसमें इधर से फोर्स लगेगा, क्यों? ऐसे ही होता है, मतलब लिक्विड जो है जिधर फ्लो हो रहा होता है उस डायरेक्शन में सब एक दूसरे को पुश कर रहा होगा, पीछे से पुश इसको एक्सपीरियंस कर रहा होगा। तो इधर वाला तो समझ में आ रहा है कि इधर फोर्स लग रहा है, लेकिन इस लिक्विड पे या इस क्रॉस सेक्शन पे फोर्स इधर लगेगा, ये कैसे समझ में आएगा? तो आप यहां से काट लीजिए और पतला सा पोर्शन देखिए, उस पोर्शन पे फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा भाई? ये पोर्शन जो कटा हुआ पोर्शन है, ये वाला इसी को बना है यहाँ पर, वो उस पे इधर फोर्स लग रहा है। ये पोर्शन इसको छोड़ देगा क्या? नहीं छोड़ेगा, वो भी लगाएगा और ऑपोजिट में लगाएगा न्यूटन थर्ड लॉ से, इसलिए इस पे इधर फोर्स लगता है। ये समझ में आया चीज? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि कैसे इधर फोर्स लग रहा है? अच्छा, तो मान लीजिए ये फोर्स F1 है और वो फोर्स F2 है। F1 क्या लिखेंगे भाई? F1 लिखेंगे वहां का प्रेशर P1 इंटू एरिया, ठीक है। और F2 क्या लिखेंगे भाई? P2 इंटू एरिया, ठीक है। अब देखिए वर्क डन बाई F1 क्या होगा? वर्क डन बाई F1 वो निकालना है, F1 इंटू V1 डेल्टा टी। कोई दिक्कत? अरे इस F1 फोर्स के लगने के कारण क्या ये V1 डेल्टा टी डिस्टेंस आगे बढ़ा, तो इधर फोर्स है और इधर ही डिस्प्लेसमेंट है, तो वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होगा कि नहीं? और F1 को क्या लिख लेंगे? P1 इंटू एरिया इंटू A1 V1 डेल्टा टी। बताओ तो भाई A1 V1 डेल्टा टी को क्या लिखते हैं? कैपिटल V, तो इसका वैल्यू हो गया P1 इंटू कैपिटल V, ठीक है भाई। अच्छा, वर्क डन बाई F2 क्या होगा? माइनस ऑफ F2 इंटू V2 डेल्टा टी। माइनस क्यों लगा? फोर्स लग रहा है इधर, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उधर, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू cos 180, तो -1 है, तो माइनस P2 A2 V2 डेल्टा टी। अरे ये A2 V2 डेल्टा टी भी तो कैपिटल V है, तो ये हो गया माइनस P2 इंटू V, ठीक है भाई। अच्छा, वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा भाई? हम लोग ना वर्क एनर्जी थ्योरम लगाने वाले हैं, तो वर्क डन बाई ग्रेविटी क्या होगा? ये मास उठ के वहां चला गया कि इतना मास को वहां पे ले गया, ले जाने में क्या वर्क डन हुआ होगा बता सकते हैं?
वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या माइनस डेल्टा यू होता है? बोलो भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है? बोलो, माइनस डेल्टा यू। वो क्या होगा भाई साहब? माइनस एम जी, और डेल्टा यू की जगह H2 माइनस H1 होगा। ये वर्क डन बाय ग्रेविटी। अब क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं बाई वर्क एनर्जी थ्योरम। आपका मन हो तो इसको रो के टर्म्स में लिखने का, तो माइनस रो इंटू वी इंटू जी इंटू H2 माइनस H1 ऐसा लिख सकते। हाँ भाई, उसको यूज करेंगे ना। अभी ये भी सोचो, वहां नहीं कुछ दिख रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, ये यही सोचो, उसको बाद में यूज करेंगे। बाय वर्क एनर्जी थ्योरम क्या लिखेंगे? नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू क्या चीज? चेंज इन काइनेटिक। तो नेट वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस करेंगे तो क्या क्या आएगा भाई? P1V माइनस P2V, ये दोनों का वर्क डन हो गया, माइनस एम जी तो माइनस एम जी H2 माइनस H1 इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा जाए? हाफ एम V2 माइनस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। फाइनली स्पीड तो V2 है और इनिशियली स्पीड V1 है, तो हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। अब m की जगह रो इंटू वी लिख लो, तो P1 माइनस P2 इंटू वी माइनस रो इंटू वी इंटू जी इंटू H2 माइनस H1 इक्वल टू हाफ एम V2 स्क्वायर माइनस m की जगह तो फिर से वही करेंगे ना, रो इंटू वी V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। हो गया भाई, है ना? आई होप आपने कुछ तो लिख लिया होगा, ऊपर से बिठा दो। अब देखिए ये लिख लिए। अब 1 वालों को एक साथ रखेंगे और 2 वालों को एक साथ रखेंगे। तो P1V 1 वाला लोग को इधर ही रख लेते हैं, P1V माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा रो VG। अच्छा, V सब में से कॉमन आके कट जाएगा क्या? देखो सारे टर्म्स में V है तो V सब में कॉमन आएगा और कट जाएगा। हाँ, तो P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू, अब 2 वालों को एक साथ कर लो तो P2V उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, रो GH2 उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, और V2 स्क्वायर वाला टर्म ऑलरेडी पॉजिटिव, तो P2 प्लस रो GH2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। इसका क्या मतलब हुआ भाई साहब? P1 प्लस रो GH1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। अगर 1 1 हटा दें तो क्या कह सकते हैं कि ये सम कांस्टेंट होता है कि नहीं? यस, एंड दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। ये किस पे बेस्ड है? तो बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब देखिए ये जो है ना, इसको कहते हैं प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ये पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, और वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो m/v, रो लिख पाएंगे कि नहीं? और ये क्या है भाई? काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, हाफ mv स्क्वायर होता है, वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हाफ रो v स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू कांस्टेंट। तो दिस इज सिंपली स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जिसमें कहता है द सम ऑफ टोटल एनर्जी ड्यूरिंग द फ्लूइड फ्लो ऑफ एन आइडियल लिक्विड इज कांस्टेंट।
ये बर्नौलीज थ्योरम। अगले क्लास में हम लोग बर्नौलीज थ्योरम की कुछ एप्लीकेशंस को देखेंगे। इतना आप लोग कॉपी कर लें। चलिए आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। फर्स्ट केस ले रहे हैं हॉरिजॉन्टल पाइप। हॉरिजॉन्टल पाइप, तो अगर फ्लूइड का फ्लो हो रहा है इन हॉरिजॉन्टल पाइप, मतलब इस तरह का कुछ होगा शेप पाइप का, तो उस केस में प्रेशर कहाँ अधिक होगा कहाँ कम होगा वो देखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। क्रॉस सेक्शनल एरिया हमने चेंज किया है। तो मान लीजिए यहाँ प्रेशर P1 है, वेलोसिटी V1 है, यहाँ पे प्रेशर P2 है और वेलोसिटी V2 है ना। एरो वेलोसिटी के डायरेक्शन को बता रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज प्रिंसिपल हम लोग को मालूम है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये दोनों इक्वल है। अगर ऐसा है तो आप देखिए रो GH1 और रो GH2 आपस में कैंसिल हो जाएगा। आप समझ पा रहे हैं क्यों? क्योंकि दोनों का एवरेज हाइट फ्रॉम एनी गिवन लेवल, मान लो यही लेवल ले ले पोटेंशियल एनर्जी 0, तो जितने हाइट पे ये है उतना ही हाइट पे ये होगा। हाइट डिफरेंस नहीं है, सेंटर का हाइट ऑलमोस्ट सेम है। तो उस केस में P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे कौन सा प्रेशर अधिक दिख रहा है? अगर आप देखेंगे तो स्पीड को आप कंपेयर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एरिया अधिक है, स्पीड इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से स्पीड कम होगा, यहाँ स्पीड अधिक होगा। मतलब आपको पता है कि V2 इज ग्रेटर देन V1। तो आप V2 अगर बड़ा है तो ये टर्म इससे बड़ा है, तो ऑब्वियसली ये टर्म इससे बड़ा होना चाहिए, तभी दोनों इक्वल होगा ना। दिस इंप्लाइज P1 इज ग्रेटर देन P2। बहुत ही शानदार चीज। ऐसा लगता है कि जहां पे एरिया हमने कम किया वहां पे हाई प्रेशर से लिक्विड आता है, लेकिन वो हाई स्पीड से आता है, और जहां स्पीड बढ़ जाएगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, तो वहां प्रेशर कम है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, ठीक है भाई। देखो ऐसे भी आप सोच सकते हैं कि अगर यहां से यहां जाते हुए स्पीड बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली इधर से जो पुशिंग फोर्स है वो ज्यादा होना चाहिए, तभी तो एक्सिलरेट करेगा। तो इधर से जो फोर्स लग रहा है P1 एरिया, इधर से जो फोर्स लग रहा है P2 एरिया, उसमें ये फोर्स अधिक होना चाहिए, तो प्रेशर भी अधिक होना चाहिए ताकि पॉजिटिव वर्क करे और इसलिए एनर्जी उसका बढ़े। ठीक है, सेकंड देखते हैं। अगर मान लीजिए कि सेम क्रॉस सेक्शन का पाइप है और उससे लिक्विड फ्लो कर रहा है, सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं हो रहा, तो अगर सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है तो आपका स्पीड सेम होना चाहिए, है कि नहीं? इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से V1 स्पीड यहाँ है तो V2 स्पीड यहाँ है, दोनों इक्वल है, V1 इक्वल टू V2। तो अगर स्पीड इक्वल है तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इक्वेशन ऑफ वही बर्नौलीज थ्योरम के इक्वेशन लिखते हैं, और वो है P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों टर्म आपस में इस बार कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ का प्रेशर हम P1 ले लें, यहाँ का प्रेशर P2 ले लें, तो ऑब्वियसली हम लोग को मालूम है P2 ग्रेटर देन P1 होगा, H2 लेस देन H1 है। किसी भी लेवल से इसका हाइट और इसका हाइट, ये अगर H1 है ये H2 है, तो H2 छोटा है H1 से, वो ऊंचा है तो H1 बड़ा होगा ही। तो अगर H1 बड़ा है तो ऑब्वियसली P1 छोटा होगा, तो P2 माइनस P1
इक्वल टू रो जी H2 माइनस H1। अगर आप ध्यान से देखें, सॉरी H1 माइनस H2, तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये जो चीज है ये वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद डेप्थ है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस, हाइट डिफरेंस अगर h ले लिया जाए, H1 माइनस H2, तो ये हो जाएगा रो जी H इक्वल्स टू P2 माइनस P1। ठीक है भाई, ये हो गया प्रेशर डिफरेंस रो जी एच के इक्वल। तो ये दोनों मैंने कॉपी करी, बाकी और एप्लीकेशंस को देखें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हॉरिजॉन्टल पाइप के सिचुएशन को हमने देख लिया, ये भी देख लिया, इक्वल क्रॉस सेक्शन वाले पाइप की सिचुएशन देख ली। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम है, उसका नाम है वेंचुरी मीटर। वेंचुरी मीटर क्या है? वेंचुरी मीटर, वेंचुरी मीटर जो है ये एक हॉरिजॉन्टल ट्यूब का इंस्ट्रूमेंट है विच इज यूज्ड टू मेजर रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट होगा और इसके यहाँ पे ऐसे ऐसे ट्यूब लगा हुआ रहेगा और यहाँ पे ऐसे ट्यूब लगा हुआ रहेगा। जो पाइप से रेट ऑफ फ्लो हम लोग को मेजर करना है, उस पाइप के क्रॉस सेक्शन में इसको हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, और इसकी मदद से हम लोग क्या निकाल देते हैं? रेट ऑफ फ्लो। अभी अभी हमने देखा कि हायर क्रॉस सेक्शनल एरिया वाले पॉइंट पे प्रेशर अधिक होता है और यहाँ पे प्रेशर कम होगा। ठीक, तो आप देखिए अगर ध्यान से, तो प्रेशर अगर कम है तो इसमें जो लिक्विड राइज करेगा वो भी कम राइज करेगा, और इसमें जो लिक्विड राइज करेगा वो अधिक राइज करेगा, है ना? क्लियर है? अब हम लोग रेट ऑफ फ्लो होता क्या है पहले वो समझ ले, है ना? ये क्या मेजर करता है? मेजर्स रेट ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो मेजर करता है। तो देखिएगा, बहुत ही ध्यान से इसको समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हम लोग इक्वेशन ऑफ बर्नौलीज थ्योरम लगाएंगे, यानी P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हॉरिजॉन्टल पाइप है इसलिए हमने रो जी H1 के टर्म को रो जी H2 के टर्म से कैंसिल कर दिया। ठीक, ये काम हो चुका। अब हम लोग देखते हैं कि रेट ऑफ फ्लो है क्या। तो रेट ऑफ फ्लो को हम लोग कैपिटल V से डिनोट करेंगे, एंड इट इज इक्वल टू A1 V1 एंड इज आल्सो इक्वल टू A2 V2। जहां A1 A2 आप क्रॉस सेक्शनल एरिया मान सकते हैं। यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ले लें और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 ले लें। कैसे रेट ऑफ फ्लो है ये? रेट ऑफ फ्लो क्या होगा? वॉल्यूम पासिंग पर यूनिट टाइम। ठीक है भाई, तो आप देखें डेल्टा टी टाइम में जो वॉल्यूम पास होगा वो होगा A1 V1 डेल्टा टी। V1 डेल्टा टी लेंथ हो गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया से मल्टीप्लाई किए तो वॉल्यूम, और फिर उसको जब डेल्टा टी से डिवाइड कर देते हैं तो A1 V1 आ जाता है। तो रेट ऑफ फ्लो आप कई बार Q से भी डिनोट किया जाता है ना, Q से भी डिनोट किया जाता है। तो आप चाहें तो रेट ऑफ डिस्चार्ज या रेट ऑफ फ्लो वो कैपिटल Q से डिनोट कर सकते हैं, या कैपिटल V से डिनोट कर लें। आपका जैसा मन हो वैसे आप इसका सिंबल ले सकते हैं। बस वहां पे लिख दें कि V इज रेट ऑफ फ्लो। ठीक है, ये हम लोग को मेजर करना है। अच्छा, तो इसके बेसिस पे अब देखिए इस ट्यूब में A1 कितना A2 कितना ये तो हम लोग को मालूम है। हाँ, V1 V2 नहीं मालूम रहता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, P1 माइनस P2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ये लिख लेते हैं।
लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल। अब देखिए यहां का प्रेशर की वजह से यहां पे हाइट राइज कर रहा है, यहां की प्रेशर की वजह से यहां पे हाइट राइज कर रहा है। तो जो हाइट राइज कर रहा है, ठीक है, जितना भी हाइट राइज कर रहा है अगर उसको कंसीडर किया जाए तो P1 ऑब्वियसली बड़ा है, P2 छोटा है, तो ये रो जी H के इक्वल, ये मान लो H1 ऊपर गया, ये H2 ऊपर गया, H1 माइनस H2 को हम लोग H कहते हैं, तो रो जी H इक्वल्स टू हाफ रो, ये कैसे लिखा जाए? तो V2 की जगह भी हम लोग कैपिटल V स्क्वायर अपॉन A2 स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस V1 की जगह भी कैपिटल V स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर लिख सकते हैं। और जैसे ही ऐसा हुआ, अब देखिए रो से रो आप कैंसिल करेंगे और चीजें जो हैं वो आसान हो जाएंगी। 2GH इक्वल टू V स्क्वायर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर इंटू A2 स्क्वायर और V स्क्वायर आ जाएगा 2GH A1 A2 A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। ये रेट ऑफ फ्लो जो हो जाएगा V रूट ओवर 2GH अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर इनटू A1, ये हो जाए। अब इनको चाहे तो रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए निकाल लिए। ये हो गया रेट ऑफ फ्लो जो हमने वेंचुरी मीटर से मेजर कर ली। जल्दी से कॉपी करना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखना चाह रहे हैं एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलीज थ्योरम के अंतर्गत दूसरा एप्लीकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है टॉरिसेलीज थ्योरम। मतलब टॉरिसेलीज थ्योरम खुद भी बर्नौलीज थ्योरम का एप्लीकेशन। ये है टॉरिसेलीज थ्योरम और इसी को कहते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। ये वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स कहलाता है। क्या है समझिएगा। इसके हिसाब से अगर हमने ओपन कंटेनर में, है ना, दिस इज ओपन कंटेनर, H डेप्थ नीचे एक छोटा सा होल किया है, तो इससे जो निकलने वाले लिक्विड का जो वेलोसिटी होगा इक्वल टू रूट अंडर 2GH होगा। और इफिस है, बहुत ही छोटा होल है, ये ध्यान रखना। तब ये स्थिति है। टॉरिसेलीज थ्योरम क्या कहते हैं वो लोग कि वेलोसिटी जो है, जिस वेलोसिटी से यहां से लिक्विड पास करेगा, हमको यहां जिस वेलोसिटी से लिक्विड पास करता हुआ दिखेगा, इट इज इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ the body which has fallen through the same height as the depth of orifice is with respect to the free surface। ठीक है, आप यहां क्या करेंगे, यहां जगह छोड़ देंगे, बुक से टॉरिसेलीज थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लेंगे। ठीक है, अब देखिए V इक्वल्स टू रूट अंडर 2GH कैसे प्रूव करते हैं। ये ओपन टू एटमॉस्फेयर है तो यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, और ये भी ओपन टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो यहाँ भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। तो दोनों ही ओपन टू एटमॉस्फेयर है। हालांकि अभी हम लोग क्या मान लेते हैं कि ये मान लो क्लोज्ड भी होता तो क्या लेते, तो जनरल एक डिराइव कर लेते हैं, और फाइनली जब डिराइव कर लेंगे तो P की जगह भी PA लिख लेंगे ओपन कंडीशन में। अभी अगर क्लोज्ड है तो यहाँ का प्रेशर P, यहाँ का प्रेशर P है। अब देखिए
यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 जो कि बहुत बड़ा है, और यहाँ का क्रॉस सेक्शनल एरिया A2। A1 इज मच मच लार्जर देन A2, ठीक है। तो यहाँ से स्पीड अगर V1 है तो V1 मच मच लेस देन V2 होना चाहिए। मतलब ये बहुत ज्यादा स्पीड होगा, ये स्पीड ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगा, जीरो होगा। अब सोचिए एक बड़ा टैंक है और उस टैंक में अब छोटा सा होल कर दीजिएगा, तो ऊपर से जो लिक्विड है उसका उतरने का बहुत स्पीड रहेगा क्या? आपको दिखेगा क्या कि उसका लेयर कम होना है? अरे सुनिए, अगर सोचो कि एक टैंक है, उस टैंक में हम लोग एक छोटा सा पिन होल करते हैं, तो पानी तो निकलेगा, पानी के निकलने का रफ्तार होगा, लेकिन ऊपर से लेयर के डिक्रीज करने का रफ्तार होगा? अरे बहुत धीरे धीरे नीचे आएगा ना, क्योंकि एक छोटा सा होल है, उतना बड़ा टैंक, तो क्या ऊपर वाला लेयर बहुत तेजी से, वाटर का लेयर बहुत तेजी से डाउन होगा? नहीं होगा, बहुत धीरे धीरे डाउन होगा। तो ये V1 जो होगा बहुत छोटा होगा V2 से। अब चलिए हम लोग बर्नौलीज थ्योरम लगा दें। P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर प्लस रो GH1 इक्वल्स टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2, ये दोनों आपस में इक्वल है, मतलब LHS इक्वल टू RHS, ऐसा है। अब हम लोगों को ये करना है क्या कि इसमें कंडीशंस पुट करनी है। P1 की जगह P लिख लें यहाँ पे, प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर रो GH1 इक्वल टू P2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर प्लस रो GH2। अच्छा आप बताइए क्या V1 स्क्वायर जीरो हो जाएगा? बहुत ही स्लोली नीचे आ रहा है, तो V1 स्क्वायर को हमने जीरो ले लिया। तब उस केस में अब देखिए कुछ इक्वेशंस को इधर लाएंगे, तो P माइनस PA प्लस रो H2 माइनस सॉरी H1 माइनस H2, ठीक है क्या? H1 माइनस H2 इक्वल्स टू हाफ रो V2 स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं? अब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, देखिएगा ध्यान से क्या होगा, और रो से डिवाइड कर देंगे, तो V2 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू P माइनस PA अपॉन रो प्लस 2G, यहां जब रो से डिवाइड होगा तो रो रो कैंसिल होगा, 2GH। तो V2 का वैल्यू क्या हो गया? रूट ओवर 2 इंटू P माइनस PA अपॉन रो प्लस 2GH। तो V2 का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई? देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ आपको कहा था कि यहाँ का अभी प्रेशर हम P मानते हैं, तो जनरल एक्सप्रेशन वहां डिराइव हो गया, और P को अगर PA ले लें, P को अगर PA ले लेंगे तो ये टर्म भी जीरो हो जाएगा, तो V2 का वैल्यू 2G। दिस इज फॉर ओपन कंटेनर, ओपन कंटेनर, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह से होता है। अच्छा शुरुआत में ना ये प्रेशर जो होगा ठीक ठाक ही रहेगा, दोनों बराबर ही रहता है, बाद में धीरे धीरे ये प्रेशर डाउन होता जाता है, जैसे लिक्विड नीचे आता है वैसे वैसे ये प्रेशर कम होगा। तो अगर ये प्रेशर कम होगा तो ये टर्म नेगेटिव होगा, और ये टर्म लेस पॉजिटिव होता जाएगा, क्योंकि H डिक्रीज कर रहा है। एक ऐसा समय आता है जब ये इतना नेगेटिव हो जाता है कि इसको कॉम्पेंसेट कर दे, तो वेलोसिटी जो है जीरो हो जाएगा। इसका मतलब है कि लिक्विड बाहर नहीं निकलेगा। ऐसा होता है, आप ट्यूब ले लीजिए, ट्यूब में पानी भरा हुआ, ऊपर से बंद कर देते हैं, तो आप क्या देखते हैं? नीचे से निकलना बंद हो जाता है ना? अब वो इसी की वजह से हो रहा है, ठीक है। इतना आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। चलिए तो अब हम लोग देखेंगे
some practical applications of Bernoulli's theorem. ये तो कुछ हो गए इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड एप्लीकेशंस, जो डे टू डे लाइफ के एप्लीकेशंस है उनको देख लेते हैं. लेकिन बिफोर वी गो इनटू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, लेट्स डिस्कस अ फ्यू लिमिटेशंस. तो कुछ लिमिटेशंस की बात कर लें, बर्नौलीज थ्योरम के लिमिटेशंस की. तो क्या क्या लिमिटेशंस होंगे? देखिए, लिमिटेशंस में जो फर्स्ट थिंग है वो ये है कि इसमें एनर्जी कंजर्वेशन अज्यूम किया गया, जो कि हम लोग जानते हैं ये एनर्जी कंजर्वेशन हमेशा ट्रू नहीं है. बिकॉज ऑफ डिसिपेटिंग फोर्सेस देयर इज सम लॉस ऑफ एनर्जी एंड हेंस टोटल एनर्जी इज नॉट कंजर्व. तो लिमिटेशंस में पहला ये है कि Bernoulli's theorem is based on the assumption that total energy is conserved, but total energy is not conserved. Energy conservation not valid due to dissipating forces. Due to dissipating forces. ठीक है. सेकेंड पॉइंट है कि velocity is not uniform throughout the cross section. Velocity is not uniform throughout the cross section. Throughout the cross section velocity को यूनिफॉर्म माना गया है, लेकिन एक ही क्रॉस सेक्शन में सेंटर पे स्पीड अधिक रहती है और एज वी गो अलोंग द एंड ऑफ द ट्यूब स्पीड कंटिन्यूअसली डिक्रीजेस. स्पीड जो कंटिन्यूअसली डिक्रीज करता है, इस तरह का स्पीड फॉलो करता है. बट वी हैव अज्यूम्ड कि पूरे ट्यूब में यूनिफॉर्म वेलोसिटी है एट वन गिवन क्रॉस सेक्शन. ठीक है. थर्ड इज विस्कस फोर्स इज नेग्लेक्टेड. विस्कस फोर्स is neglected. जो ड्रैगिंग फोर्स पीछे की ओर लगता है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन है, वो नेग्लेक्ट कर दिया गया है. जब भी लिक्विड फ्लो करता है तो विस्कस फोर्स वहां पे आएगा. तो रियल लाइफ में विस्कस फोर्स भी रोल प्ले करेगा, लेकिन वो बर्नौलीज थ्योरम में नेग्लेक्ट हो चुका है. उसके अलावा हम लोग को मालूम है कि जब बहुत तेज फ्लो होता है तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो राउंड पाथ में, कर्व पाथ में भी मूव करते हैं. तो उसकी वजह से सेंट्रीफ्यूगल एनर्जी हैज बीन नेग्लेक्टेड. एनर्जी हैज बीन नेग्लेक्टेड. तो बेसिकली क्या होता है कि हम लोग मानते हैं कि नॉन रोटेशनल फ्लूइड होगा, उसी के लिए बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल है. रोटेशनल फ्लो होगा तो उसके लिए बर्नौलीज थ्योरम एप्लीकेबल नहीं. ठीक है. चलिए, तो ये तो हो गया कुछ लिमिटेशंस की बात. अब हम लोग इसके इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, मतलब डे टू डे लाइफ में जो एप्लीकेशंस होते हैं उनकी बात करते हैं. तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में जो फर्स्ट एप्लीकेशन हम लोग के सामने नजर आता है वो है एरोप्लेन, एरोलिफ्ट, या कहें डायनामिक लिफ्ट कहते हैं. डायनामिक लिफ्ट होता क्या है? एरोप्लेन की जो एक्सटेंशन है, एरोप्लेन का क्या कहते हैं, मतलब पंखी जिसको कहते हैं, उसका शेप कुछ इस तरह का होता है. इस तरह के शेप होने की वजह से जो एयर ऐसे आ रहा था वो इसको इस तरह से क्रॉस करने की कोशिश करेगा. समझ रहे हैं? इसके बाद वाला तो ऐसे चला जाएगा. ठीक है. लेकिन इसके ऊपर वाला जितना मतलब एयर का लेयर था वो आ तो ऐसे रहा है, लेकिन ऐसे क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है. तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रीमलाइंस जो हैं वो बहुत नजदीक आ गई हैं. तो स्ट्रीमलाइंस जब नजदीक आती हैं तो यहाँ स्पीड क्या होता है? इंक्रीज कर गया, यहाँ स्पीड डिक्रीज कर गया.
तो आपको याद होगा कि सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जहां स्पीड अधिक होता है प्रेशर क्या होता है, लो रहता है, और यहाँ प्रेशर क्या रहता है, हाई रहता है। तो एज अ रिजल्ट ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो होगा P1A, और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा बोलो, P2A। तो कौन ज्यादा प्रेशर है, P2 ज्यादा है, P1 कम है, तो नेट फोर्स किधर लगा, ऊपर, और इसकी वजह से क्या लिफ्ट हो सकता है, बिल्कुल लिफ्ट हो सकता है, हो जाता है, और इसी को हम लोग डायनेमिक लिफ्ट कहते हैं। ठीक है। सेकंड, आपने तूफान में देखा होगा कि जो झोपड़ी होता है, झोपड़ी का छत उड़ जाता है, देखा कभी? हाँ, तो झोपड़ी ऐसा बना हुआ रहता है, तूफान जब आता है तो क्या होगा, यहाँ का एयर का स्पीड हाई रहेगा, रहेगा कि नहीं, और झोपड़ी के अंदर का एयर तो नॉर्मल स्पीड पे है, तो यहाँ का प्रेशर लो हो जाता है और यहाँ पे प्रेशर हाई हो जाता है। तो अगर यहाँ प्रेशर लो है, यहाँ प्रेशर हाई है, ऑब्वियसली ऊपर से जो फोर्स लगेगा वो P1A कम होगा, नीचे से जो फोर्स लगेगा P2A अधिक होगा। mg को भी अगर ये बैलेंस कर दे तो उड़ा देगा छप्पड़, तो P2A अगर ग्रेटर देन mg प्लस P1A हो जाएगा, बेसिकली बाहर का प्रेशर लो होता चला जा रहा है, तो उस समय वो छप्पड़ ऊपर उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये दो चीजें हमने डिस्कस की। उसके अलावा और भी बहुत सारे एप्लीकेशंस है बर्नौलीज थ्योरम। थर्ड एप्लीकेशन की बात करते हैं, हम लोग देखते हैं एटोमाइजर। एटोमाइजर क्या है, आपने स्प्रे देखा है, स्प्रे, स्प्रे एक्चुअली में एटोमाइजर को ही यूज करता है। स्प्रे एक्चुअली में क्या करता है, एटोमाइजर को यूज करता है। देखिए उसका एक मतलब डायग्राम बनाए तो ऐसा कुछ आप बना सकते हैं, ये, और ये एक इसका वर्किंग को समझने के लिए आप ऐसा बना सकते हैं। आप इसको पुश करते हैं तो बेसिकली एयर ब्लो होता है, एयर ब्लो होता है तो यहाँ का स्पीड बढ़ गया, प्रेशर डिक्रीज हो गया, और यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है, तो वो लिक्विड ऊपर उठ जाता है, और लिक्विड जैसे ही ऊपर उठता है तो इन इससे जो एयर आ रहा है उस एयर की वजह से वो क्या हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में ब्रेक कर जाता है। एज अ रिजल्ट आपको वो लिक्विड बाहर आते हुए एकदम वेपर जैसा लगता है, लेकिन वो वास्तव में लिक्विड के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स है ना। सेंट में ऐसा ही होता है, डीओ में ऐसा ही होता है, पुश करते हैं और उसमें से छोटे 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 पार्टिकल्स निकलते हुए नजर आते हैं। बिल्कुल वैसे ही होता है जब आप स्ट्रॉ का यूज करके कुछ पीते हैं, तो स्ट्रॉ जब आप पुश करते हैं, जब आप एयर को सक करते हैं, तो वहां जो स्ट्रॉ का एयर का डेंसिटी वो कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा, सॉरी प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एयर बहुत ही कम हो गया, वैक्यूम टाइप का क्रिएशन हो गया है, तो प्रेशर बहुत ही डिक्रीज कर जाएगा, और नीचे प्रेशर बढ़ गया, तो ऊपर की ओर वो लिक्विड फ्लो करता है, और इसलिए आपके मुंह में आ जाता है। फोर्थ पॉइंट पे आते हैं, आपने एक चीज सुना होगा, स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग सुना, स्पिन बॉलिंग, स्पिन बॉलिंग। स्पिन बॉलिंग कैसे होता है वो आप यहां से समझ सकते हैं। मान लीजिए किसी को स्पिन कहें, स्विंग कहें, स्विंग, स्विंग ज्यादा वर्ड, अच्छा वर्ड है ना, स्विंग, स्विंग बढ़िया वर्ड। स्विंग आपने सुना होगा, स्विंग, हवा में स्विंग करता है, ठीक है, हवा में जो स्पिन करता है या हवा में जो स्विंग करता है वो एक्चुअली में मैग्नस इफेक्ट की वजह से होता है। किस इफेक्ट की वजह से, मैग्नस इफेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो मान लीजिए हवा जो है, आपने सुना होगा ना कि किस एंड से बॉलर बॉलिंग करता है,
वो कमेंट्री करते वक्त बोलता है कि हवा से बॉलर को फायदा मिल रहा है, हवा से बॉलर को हेल्प नहीं मिल रहा, ऐसा टर्म्स सुना होगा आपने। तो वो वास्तव में यही है कि हवा आगे की ओर है कि पीछे की ओर है। ऐसे जब घूम रहा होता है तो ये जो रफ सरफेस है उसकी वजह से, रफ सरफेस जो है उसकी वजह से यहाँ पे हवा का स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, और यहाँ पे क्योंकि ऐसे उल्टा जा रहा है तो ये यहाँ पे स्पीड थोड़ा घट जाता है। तो क्या होगा, ऊपर से कम प्रेशर लगेगा P1A और नीचे से P2A ज्यादा प्रेशर लगेगा, mg तो लग ही रहा था। तो नीचे की ओर जो एक्सीलरेशन हो जाएगा, पहले जो कि g के बराबर था, अब हो जाएगा वो P1A प्लस mg माइनस P2A इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन। ये नीचे की ओर एक्सीलरेशन हो गया। अब ये एक्सीलरेशन क्योंकि g के बराबर है नहीं, तो बैट्समैन सोचता है g के हिसाब से वो कहां आएगा, वो या तो पहले टप्पा खा जाएगा या बाद में टप्पा खाएगा। तो इसलिए बैट्समैन बीट हो जाता है, मतलब वो ट्रैजेक्टरी एक्चुअली में उसका बदल जा रहा है। ये समझ में आ गया, स्पिन बॉलिंग मैग्नस इफेक्ट, ये भी बर्नौलीज थ्योरम की वजह से हो रहा है। और फाइनली एक और इंपॉर्टेंट चीज है, आपने केमिस्ट्री में बंसन बर्नर सुना होगा, बंसन बर्नर। बंसन बर्नर में कुछ इस तरह का सिचुएशन रहता है ना, ये दो होल्स यहाँ पे बने हुए रहते हैं और गैस इस तरह से पास होता है, ठीक है। तो गैस जब यहाँ पे पास होता है तो यहाँ वेलोसिटी बढ़ जाता है, वेलोसिटी बढ़ेगा तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, तो बाहर से जो नॉर्मल प्रेशर पे एयर है वो एंटर करने की कोशिश करता है, और इसकी वजह से एयर और फ्यूल का यहाँ पे मिक्सचर बन जाता है, और जो कि बर्न करके यहाँ पे फ्लेम हम लोग को प्रोवाइड करता है। दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन बर्नौलीज थ्योरम। तो ये कुछ प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस थे बर्नौलीज थ्योरम के, एक एक करके कॉपी कर लीजिए, बुक से एक बार देख लीजिएगा और वहां से दो चार लाइन सबके बारे में जरूर लिख लीजिए।